धूप से भरी एक दोपहर थी, लेकिन उस रोशनी के नीचे छुपा था एक अंधेरा जो धीरे धीरे पूरे देश को निगलने वाला था। साल था 18वीं सदी का भारत, जब यह धरती सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, जहां खेतों में सोना उगता था, जहां कारीगरों के हाथों से निकलती कला दुनिया को चौंका देती थी, और जहां व्यापार की नदियां कभी सूखती नहीं थीं। लेकिन इतिहास के पन्नों में हर चमक के पीछे एक साया छुपा होता है, और भारत की इस चमक पर भी एक साया पड़ चुका था। समुद्र की उस पार से एक ऐसी ताकत आ रही थी जो दिखती तो व्यापारी थी, लेकिन उसके इरादे किसी साम्राज्य से कम नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक नाम जो शुरुआत में सिर्फ व्यापार का प्रतीक था, लेकिन धीरे धीरे यह नाम सत्ता का दूसरा चेहरा बन गया। पहले आए जहाज, फिर आए गोदाम, फिर बने किले, और फिर धीरे धीरे बदलने लगी इस देश की तकदीर। उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटी बड़ी राजा अपनी अपनी ताकत में उलझे हुए थे। कोई मुगलों से अलग हो रहा था, कोई मराठों से लड़ रहा था, और कोई अपनी ही गद्दी बचाने में लगा था। और इसी बिखराव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमा ली। उन्होंने तलवार नहीं चलाई, पहली दिमाग चलाया। कहीं दोस्ती की, कहीं दुश्मनी, कहीं सोने के सिक्कों से रास्ते बनाए, और कहीं विश्वास के नाम पर धोखा दिया। धीरे धीरे भारत के दरबारों में अंग्रेजों की मौजूदगी बढ़ने लगी। वे सलाहकार बने, फिर संरक्षक, और फिर शासक। लेकिन असली खेल शुरू हुआ जब व्यापार ने अपना रूप बदलना शुरू किया। भारतीय कपड़ा, जो कभी दुनिया भर में सबसे कीमती माना जाता था, अब धीरे धीरे गायब होने लगा। बुनकरों के हाथ, जो कभी सोने के धागे बुनते थे, अब खाली होने लगे। कर बढ़ाए गए, नियम बदले गए, और बाजार पर कब्जा कर लिया गया। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह एक सुनियोजित लूट थी। भारत से कच्चा माल सस्ते में लिया जाता, और फिर इंग्लैंड में बने सामान महंगे दामों पर वापस बेचे जाते। धन की एक नदी जो सदियों से भारत में बहती थी, अब दिशा बदल चुकी थी। वो नदी अब इंग्लैंड की तरफ बह रही थी। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। खेती पर कर बढ़ गए। किसान, जो कभी अपनी जमीन के मालिक थे, अब कर की बोझ के नीचे दबने लगे। अकाल आने लगे, लोग भूख से मरने लगे, और अंग्रेजी हुकूमत बस अपने खजाने भरती रही। इतिहास गवाह है कि 1770 का बंगाल अकाल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था की नाकामी और लालच का परिणाम था। लाखों लोग मारे गए, लेकिन कंपनी के मुनाफे कम नहीं हुए। और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर एक परछाई छा गई। जहां कभी आजादी थी, वहां अब कानून थे। जहां कभी सम्मान था, वहां अब आदेश थे। भारत, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था, अब एक उपनिवेश बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस लूट का असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहा, इसने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। शिक्षा बदली गई, सोच बदली गई, और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें भारत खुद को भूलने लगा। मैकॉले की शिक्षा नीति सिर्फ किताबें नहीं बदल रही थी, वो दिमाग बदल रही थी। और इसी के साथ एक नया भारत जन्म ले रहा था, जो अपने अतीत से दूर और अपने वर्तमान में उलझा हुआ था। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक रोशनी भी आती है, और भारत की धरती पर वो रोशनी भी जली। क्रांतियां हुई, आवाजें उठी, और लोगों ने समझना शुरू किया कि ये सिर्फ राज नहीं, एक कब्जा है। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। आज जब इतिहास के पन्ने पलटी जाते हैं, तो ये सवाल बार बार उठता है, क्या ये लूट सिर्फ ताकत की वजह से हुई, या हमारी कमजोरियों की वजह से? और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, कि भारत को हराने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं थी, बस अंदर की दरारें काफी थीं। और इसी वजह से सोने की चिड़िया धीरे धीरे
एक कॉलोनी में बदल गई। लेकिन उसकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर पीढ़ी के सामने वही सवाल खड़ा होता है, क्या इतिहास से कुछ सीखा गया या फिर वही गलतियां दोहराई। और जब भी ये सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं अतीत की वो आवाज फिर सुनाई देती है जो कहती है असली हार हमेशा बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है।